गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 5 उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा क्या है, ये कैसे जुड़ते हैं और कहाँ जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने के बाद शब्द में क्या परिवर्तन आता है। तो इस पाठ को आज हम शुरू करते हैं। भाषा में यौगिक शब्दों की रचना निरंतर होती है। किसकी रचना निरंतर होती है? यौगिक शब्दों की रचना निरंतर होती है। किसमें होती है? भाषा में। ठीक है। और यौगिक शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के अतिरिक्त उपसर्ग और प्रत्यय के साथ भी के योग से भी बनते हैं या उनसे जुड़कर बनते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, उनके साथ शब्दों को या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई शब्द है और उसके आगे हमने कोई शब्दांश जोड़ दिया तो उससे क्या होगा, जो एक नया शब्द बनेगा उसके अर्थ में या तो परिवर्तन होगा या कोई विशेषता उत्पन्न हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? वो उपसर्ग कहलाएगा। जैसे आगे उदाहरण दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, ज्ञान में अ जोड़कर बना शब्द अज्ञान है। ठीक है, ज्ञान एक मूल शब्द क्या है? ज्ञान है। उसमें हमने अ को जोड़ दिया, कहाँ? आगे जोड़ दिया। तो अ जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनेगा अज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान से क्या बना? अ उपसर्ग जोड़ने पर अज्ञान। तो ठीक है, इससे क्या हुआ? उसके शब्द में जो शब्द का अर्थ है उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण हैं बहुत सारे। जैसे लेते हैं उपसर्ग को ले लेते हैं। ठीक है, अब लिया वन। ठीक है, अब वन में हम उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा उपवन। तो यहाँ पे क्या है? विशेषता सामने आ रही है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? वो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनके जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन होता है या कोई विशेषता उसके अंदर नजर आती है। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो उपसर्ग दे रखे हैं, उनका अर्थ दे रखा है और उपसर्ग से बनने वाले शब्दों दे रखे हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है अ उपसर्ग है। अ का मतलब होता है हीन, नहीं, विपरीत या निषेध। ठीक है, इनसे क्या क्या शब्द बनेंगे ये देख। उपसर्ग से अ उपसर्ग से क्या क्या अर्थ शब्द बनेंगे? पहला है अज्ञान में आ जुड़ा तो अज्ञान, धर्म में आ जुड़ा तो अधर्म, इसी तरह अथाह, अलौकिक और असंभव। इसी तरीके से अति, अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर, तो अतिचार, अतिशय, अतियद और अतिक्रमण। अगला है अधि। अधि का मतलब होता है अधिक या श्रेष्ठ। तो इस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अधिनायक, अधिमास, अध्यक्ष। अब है अन उपसर्ग। अन का मतलब होता है अभाव या प्रतिकूल। तो अन उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो कौन कौन से बनेंगे? अनमोल, अनपढ़, अनाचार या अनिष्ट। अब है अप उपसर्ग। इसका मतलब होता है बुरा, विरुद्ध या नीचे। ठीक है, अब अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अपमान, अपशब्द, अपराध, अपयश, अपकर्ष। ठीक है बच्चों, अब अगला उपसर्ग है अव उपसर्ग। इसका मतलब होता है बुरा या हीन। अब उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अवगुण, अवगत, अवनत, अवतार, अवशेष, अवलोकन और अवसान। अब है अभि उपसर्ग। इसका मतलब होता है सामने या पास में। अब इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? अभिमुख, अभिमान, अभिशाप और अभिभावक। अगला है आ उपसर्ग।
इसका मतलब होता है तक, ऊपर या पूर्ण। आजीवन, आमरण, आकाश, आदान, आजन, आगमन। अब है उप उपसर्ग। इसका मतलब होता है छोटा, निकटता या सदृश। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उपासना, उपनाम, उपवन, उपकार, उपदेश, उपस्थिति और उपमंत्री। इसी तरह बच्चों आपकी पुस्तक में बहुत सारे उपसर्ग दे रखे हैं, जिससे कु उपसर्ग होता है, जिसका मतलब होता है बुरा और हीन। अब कु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? कुकर्म, कुचाल, कुरूप, कपूत, कुसंग, कुमार्ग, कुपात्र आदि। इसी तरह से दुरुपसर्ग होता है, उसका मतलब होता है कठिन या बुरा। इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्गम, दुर्दशा, दुर्गुण, दुर्दिन और दुर्बल। अगला है नि या निरुपसर्ग। इसका मतलब होता है निषेध, या निषेध का मतलब होता है मना करना। ठीक है, इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? निडर, निहत्था, निर्दोष, निरपराध। अगला है वि उपसर्ग। वि का मतलब होता है हीन, विशेष या भिन्न। विज्ञान, विदेश, विशेष, विवाद, विराम, विकार, विभिन्न वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब है स या सु। इसका मतलब होता है सहित या अच्छा, जैसे सरस, सजीव, सफल, सुफल, सुपुत्र या सुकर्म। इससे बनने वाले शब्द हैं। अब है स्वय। स्वय का मतलब होता है अपना। तो स्वय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? स्वराज, स्वतंत्र, स्वदेश। अब आता है अगला उपसर्ग है अध उपसर्ग। इसका मतलब होता है अध का मतलब होता है आधा। तो इससे जो शब्द बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? अधवना, अधपका, अधखिला। फिर है बिन उपसर्ग। बिन का मतलब भी निषेध के रूप में आता है यहाँ पर। बिन पका, बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन खाया। ठीक है बच्चों। अब अगला उपसर्ग है भर। इसका मतलब होता है पूरा या ठीक, जैसे भरपूर, भरसक और भरपेट। अब है नी उपसर्ग। नीचे, निषेध, बाहर, भीतर इसका अर्थ है। और इससे जो शब्द बनेंगे वो है निबंध, निरोध, नियुक्त, निषेध, नियत, निदान और नियम। अब है परा उपसर्ग। इसका अर्थ होता है विपरीत और अनादर। इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे बच्चों? पराधीन, पराजय, पराभव, परावर्तन, पराक्रम, परामर्श और परास्त। तो बच्चों समझ में आया होगा कि उपसर्ग मूल शब्द में आगे लगते हैं और उनसे जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन या कोई विशेषता नजर आती है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रत्यय को। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में तो मूल जो शब्द था उसके आगे उपसर्ग लग रहे थे, लेकिन प्रत्यय में क्या होता है? जो मूल शब्द होता है उसके अंत में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब आगे एक उदाहरण दिया हुआ है, भला प्लस ई, तो उससे शब्द बनेगा भलाई। अब भला तो एक शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय क्या है? ई। अब जो यहाँ शब्द बना, जो भला था वो एक विशेषण शब्द है, उसमें ईल प्रत्यय लगा तो उसके जुड़ने से भलाई शब्द और एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है ये का निर्माण हुआ। अब आगे पुस्तक में नीचे कुछ प्रत्यय दिए जा रहे हैं, इनको हम समझ लेते हैं। आई प्रत्यय है, इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? सिलाई, मिलाई, चतुराई, पढ़ाई, लिखाई। इन सब में कौन से प्रत्यय बच्चों? आई प्रत्यय है। अब है आवट, लिखावट, सजावट, थकावट, बनावट। ठीक है। अब है आहट। आहट भी एक प्रत्यय है, उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? गर्माहट, मुस्कुराहट और कड़वाहट।
अब है अक प्रत्यय। अक बैठक, बंधक, बंध प्लस अक, ठीक है। याचक, याच प्लस अक। अब है ई प्रत्यय। सावधानी, सावधान में ई प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, सावधानी। बोल से बोली, मजदूर से मजदूरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब है त्वय प्रत्यय। कवित्व, अमरत्व, पुरुषत्व और अपनत्व। अब है पा। अब है बूढ़ापा, मोटापा, पोजापा। समझ में आया। अब है पन उपसर्ग। इससे अपने बचपन, पागलपन, भड़प्पन, लड़पन, सनकीपन। अब अगला प्रत्यय है ना उपसर्ग। जैसे ढकना, झूलना, भूलना, बोलना, चलना। अब चल एक मूल शब्द है और उसमें ना प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, चलना। अब है क प्रत्यय। क से बनेगा लेखक, लेख प्लस क, बाल प्लस क, ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं, गायक और पालक। अब है आ प्रत्यय। प्यारा, प्यार से प्यार में लग गया आ प्रत्यय तो प्यारा। भूख से भूखा, मैल से मैला। इक प्रत्यय। नैतिक, मासिक, धार्मिक, पौराणिक, दैहिक और जैविक। ठीक है बच्चों। अब अगले वाला जो प्रत्यय है उसको देख लेते हैं। पहला है वाला। जैसे रखवाला, बोलने वाला, खाने वाला, लिखने वाला और फल वाला। अब है ता प्रत्यय। चमकता, चढ़ता, बहता, सहनशीलता, लघुता, प्रभुता। ये किससे बने, ता प्रत्यय से। अब है आल प्रत्यय। आल प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, ननिहाल, ससुराल, टकसाल आदि। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त हो चुका है और इसमें हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय कि उपसर्ग शब्द के जो मूल शब्द होता है उसके प्रारंभ में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और इनको जुड़ने के बाद शब्द का जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है या उसका एक नया अर्थ निकल कर आता है। तो बच्चों एक बार दोहरा लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ा था हमने। उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द के साथ शब्दांश रूप में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, नवीनता तथा विशेषता लाते हैं। तो बच्चों इस पाठ को आप एक बार पुनः घर पर पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और जो इसमें याद करने की जो चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनसे जुड़ने के बाद क्या नया शब्द बनता है, उसका क्या अर्थ निकलता है और उपसर्ग की परिभाषा क्या है और प्रत्यय की क्या परिभाषा है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।